मेरी शादी गांव के एक जागीरदार के बेटे से हुई थी। मैं शहर से आई थी, लेकिन माल दौलत में उस जमींदार के बेटे के बराबर ही थी। मुझे शुरू से ही गांव का माहौल बहुत पसंद था। जब भी छुट्टियां होती और मेरे पापा हम बहनों से और हमारे इकलौते भाई से ये पूछते कि इस बार छुट्टियां मनाने कहाँ चलें, तो मैं अपने पापा को गांव का ही कहती थी। और मेरे बाकी बहन भाई ये सुनकर मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते हम इटली या पेरिस जाएंगे। वो दूसरे देश की बात करते, जबकि मैं गांव की बात करती थी। तो वो मेरा मजाक उड़ाते कि ये गंवार है और गांव की ही बात करती है। शायद ये मेरी मिट्टी से मोहब्बत थी या न जाने क्या, कि मुझे अपना हिंदुस्तान ही पसंद था। और हिंदुस्तान के गांव के हरे लहलहाते खेत देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। शायद यही वजह थी, जब साहिल का रिश्ता आया तो मेरी बड़ी बहन ने फौरन मना कर दिया। कहने लगी, नो डैड, मैं किसी भी गांव में जाकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। साहिल के पापा और मेरे पापा की बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी, और उनकी शुरू से ये इच्छा थी कि अपने बेटे की शादी हम दोनों बहनों में से किसी एक के साथ करें। क्योंकि मेरा नंबर दूसरा था, इसलिए उन्होंने बड़ी बहन का रिश्ता मांगा था, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने साफ इनकार कर दिया। मेरे पापा कहने लगे, मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती है और मैं उसे यूं टाल नहीं सकता, लेकिन इस बात को भी मानता हूं कि बेटी को ज़बरदस्ती किसी के साथ ब्याह नहीं सकता। हमारे और हमारे पापा के बीच कोई झिझक नहीं थी। वो हमसे हमारे रिश्तों की बात बेझिझक कर लिया करते थे। बिल्कुल दोस्तों जैसा माहौल था। खाने की टेबल पर ये टॉपिक पापा छेड़ चुके थे। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है, क्या ये रिश्ता तुम्हें पसंद है। खैर, ये रिश्ता तो मेरी बड़ी बहन के लिए आया था, इसलिए मैंने सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे गांव बहुत पसंद था, इसलिए मैंने कहा मुझे इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं। हालांकि मेरी माँ और मेरी बहन मुझे गौर से देखने लगीं। वो नहीं चाहती थीं कि मेरी शादी गांव में हो। बेशक उन लोगों का घराना बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है। मेरी माँ कहने लगी, क्यों ऐतराज़ नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम गांव में नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ शहर की ज़िंदगी गुजारने की आदत है। ये कोई 2-4 दिन या हफ्ता महीने की बात नहीं है, सारी ज़िंदगी का सवाल है। तुम एक आज़ाद माहौल में पली बड़ी हो और यहीं की तुम्हें आदत है। तुम कैसे साहिल के साथ गुजारा करोगी। मैंने कहा, मैं कर लूँगी, मुझे गांव पसंद है और मुझे वहाँ का माहौल भी पसंद है। और मैंने कौन सा किसी किसान की पत्नी बनना है। अरे जागीरदार की बहू बनकर जाऊंगी, गांव वाले तो मेरे आगे पीछे घूमेंगे फिरेंगे। इस रिश्ते में मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पापा कहने लगे, ठीक है, जब रूमी को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए मेरा रिश्ता साहिल से तय हो गया। मुझे अगर इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी तो अफसोस भी नहीं था। और फिर जल्दी ही मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर शहर से गांव आ गई। हम रात के समय ही गांव पहुंचे थे और पूरी हवेली कुमकुमों और फूलों से सजी हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया था। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी सल्तनत की शहजादी हूँ और रियासत पर राज करने के लिए आई हूँ। इतना बड़ा स्वागत, इतना सम्मान देखकर मैं हैरान थी। रात के समय हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन गांव सारा का सारा इसी हवेली में मेरे स्वागत के लिए मौजूद था। मुझे देखकर तालियां बजाई गई थीं, खुशी का इजहार किया गया। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अनोखा था। मेरा भारी लहंगा, जो कि लगभग 25 लाख का था, उस पर ससुराल के ख़ानदानी जेवर से मैं लदी हुई थी। मेरे लिए ये सब कुछ नया और अच्छा था। इस हवेली में अपने कमरे तक जाते हुए मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे। मेरे सास ससुर ने पूरे गांव वालों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया था। कहा था, ये आप लोगों की नई जागीरदारनी है, इसका कोई भी हुक्म आप लोगों ने नहीं टालना है। और वो लोग किसी गुलाम की तरह सर झुकाए हाँ में सिर हिला रहे थे। यहाँ तक का तो मामला मेरी भी समझ में आता था, लेकिन जो कुछ उसके बाद शुरू हुआ वो मेरे लिए विश्वास करने के लायक नहीं था। मुझे गांव वैसे तो देखने में बहुत पसंद था, लेकिन यहाँ के रीति रिवाज, उनसे मैं बिल्कुल अनजान थी। मैं नहीं जानती थी मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी में मेरे लिए कौन कौन सी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। शादी की रात मेरे पति ने मुझे हीरों का सेट दिया था। मैं साहिल की संगत पाकर बेहद खुश थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही जहाँ मुझे साहिल लेकर गया, मेरा डर के मारे बुरा हाल था। वो मुझे अपनी हवेली के पीछे तरफ लेकर गया था। कहने लगा, तुम्हें अपनी हवेली दिखाता हूँ। मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। पूरी हवेली देखने के बाद जब हवेली के पीछे गए तो वहाँ घोड़ों का अस्तबल था और मुझे घोड़े देखकर ही डर लगने लगा था, क्योंकि मुझे बचपन से ही जानवरों से डर लगता था और घोड़े से तो और भी ज़्यादा लगता था।
क्योंकि बचपन में मेरे पापा ने मुझे एक घोड़े पर बिठाया था और मैं बुरी तरह से नीचे गिरी थी, क्योंकि घोड़ा गुस्से के मारे बिदक गया था। बस तब से ही मुझे घोड़े से डर लगता था। हालांकि काफ़ी अच्छी नस्ल के घोड़े उस अस्तबल में मौजूद थे। साहिल ने मेरा हाथ घोड़े पर लगाना चाहा तो मैंने साहिल से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हो गई। वो मुझे हैरत से देखने लगा और कहने लगा, रूमी क्या बात है? मैंने कहा, मुझे घोड़े से डर लगता है। तो वो कहने लगा, क्या घोड़े से भी कोई डरता है? मेरी तो इच्छा है कि मैं तुम्हें घुड़सवारी सिखाऊं और एक तुम हो कि घबरा रही हो। मैंने कहा, ना बाबा ना, मुझे तो इन घोड़ों से दूर ही रखो तो अच्छा है। उस वक्त साहिल ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कहता था, ये घोड़े पालना मेरा जुनून है और इन घोड़ों से मुझे इश्क है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और भी बढ़ जाए तो तुम घोड़ों का ख्याल रखा करो, उनके साथ दोस्ती कर लो। ये कुछ भी नहीं कहते, लेकिन मेरा दिल तो घोड़े के नाम से ही डर जाता था, धड़कने लगता था। ये मेरे बस की बात न थी। एक बार साहिल मुझे ज़बरदस्ती अपने घोड़े के अस्तबल के अंदर लेकर गया। मेरा हाथ पकड़कर घोड़े की पीठ पर फिराने लगा। कहने लगा, अब बताओ, क्या खा लिया इन्होंने तुम्हें? कुछ भी तो नहीं कहते। इन घोड़ों से तुम बेकार में ही इतना डरती हो। घोड़े पर साहिल ने मेरा हाथ पकड़कर फेरा था, लेकिन सच में घोड़े ने मुझे कुछ नहीं कहा था। इसी अस्तबल में एक लकड़ी का कमरा अलग से बना हुआ था, जहाँ पर बस एक ही घोड़ा था जो काले रंग का था। साहिल मुझे उसके पास लेकर नहीं गया। जब मैंने पूछा, ये घोड़ा सबसे अलग क्यों रखा है? वो कहने लगा, ये मेरा सबसे चहीता घोड़ा है, इसलिए नखरेबाज भी बहुत है। अब मेरा डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने कहा कि मैं इस घोड़े से भी मिलना चाहती हूँ, मुझे उस घोड़े से भी मिलवा दो। वो कहने लगा, देख लो, अगर तुम उसे पसंद आ गई तो फिर मेरा क्या होगा? ये बात उसने मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर बड़े धीमे शब्द में कही थी। साहिल ने मुझसे कहा और फिर हंसने लगा था। कहने लगा, मेरा ये घोड़ा बड़ा ही हुस्न परस्त है, खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। मेरे लिए ये बात अनोखी थी। फिर जिस तरह से बार बार साहिल मुस्कुरा रहा था, मुझे देख रहा था, तो शायद वो मुझे डराने के लिए या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने बड़ी अदा से अपनी भवें चढ़ाकर कहा, ठीक है, मुझे उससे भी मिलवाओ, मैं देखती हूँ कि मुझे देखकर वो क्या रिस्पॉन्स देता है। मेरी बात सुनकर साहिल हंसने लगा। मेरा हाथ पकड़कर अस्तबल के अंदर छोटा सा बना लकड़ी का कमरा था और उसी में वो घोड़ा था। उसके अंदर मुझे ले गया। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गया। वो घोड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा था। ऐसे चमक मार रहा था जैसे उसके शरीर पर तेल की मालिश की गई हो, जिससे उसकी चमक और भी बढ़ गई थी। आंखों को बहुत भला लग रहा था और वाकई नज़रबाज था। उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़र नहीं पलटी थी, वहीं की वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे उस घोड़े की आंखों में सुर्खी आने लगी थी। पता नहीं, मुझे उसकी नज़रों से अब डर महसूस होने लगा था। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि उसकी आंखें एकदम से लाल क्यों होने लगी थीं कि तभी एकदम वो मेरे पास आने लगा। मैं तो सांस लेना भूल गई थी और फौरन से कमरे से बाहर निकली। वो घोड़ा तो संभल ही नहीं रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था। साहिल ने बड़ी मुश्किल से उसे न जाने किन किन तरीकों से काबू में किया था, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ देखता, मेरी तरफ लपकने लगता था। हालांकि वो रस्सी से बंधा हुआ था, अगर बंधा न होता तो न जाने मेरे ऊपर हमला ही कर देता। कुछ देर पहले घोड़े देखकर जो मेरा डर कम हुआ था, मेरा वो डर उस काले घोड़े को देखकर फिर से वापस आ गया था। वो घोड़ा साहिल के काबू से बाहर हो रहा था। साहिल मुझसे कहने लगा, रूमी, अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं भी उस घोड़े से डर रही थी, इसलिए जल्दी ही अस्तबल से बाहर निकल गई। 15-20 मिनट के बाद साहिल बाहर आया था। पसीने से भीगा हुआ था और काफ़ी सीरियस भी था, बुरी तरह हाँफ रहा था। घोड़े को संभालना आसान काम नहीं होता, और ख़ास तौर पर उस समय जब वो बिदक जाए। कहने लगा, कमबख्त को तुम कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हो। ये सुनकर तो मेरी जान निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे डराओ मत। मेरी बात सुनकर साहिल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा, सच कह रहा हूँ, आज तक कभी किसी लड़की को देखकर इसने इतनी उछल कूद नहीं की। मुझे लगा साहिल मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसा राज मुझ पर खुला कि उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। जिस गांव में साहिल रहता था, वहाँ पहले तो तलाक देने का कोई रिवाज ही ना था, लेकिन अगर किसी लड़की को तलाक हो जाती तो इससे दूसरी शादी नहीं की जाती थी। वो सारी ज़िंदगी विधवा रहकर ही गुजार देती थी। लेकिन अगर उसका पति दोबारा ये चाहता कि मेरी शादी अपनी पत्नी से दोबारा हो जाए तो उसे हलाला करना पड़ता था, और वो भी घोड़े के साथ। ये सुनकर तो मेरी सूझबूझ ख़त्म हो गई थी। मेरी सास ने मुझे गांव वाली औरतों के मसले मसाइल बताने शुरू कर दिए। कहने लगी,
हमारे बाद तुमने ही ये सब कुछ संभालना है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारे गांव के रीति रिवाज क्या हैं। लेकिन ये तो रीति रिवाज के नाम पर जहालतें थीं जिन्हें परवान चढ़ाया जा रहा था, और उनमें से सबसे बड़ी जहालत ये थी जिसे सुनकर मैं एकदम गुमसुम हो गई थी। मैंने कहा, एक जानवर के साथ हलाला, भला ये कैसे मुमकिन है? मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं पाई थी कि तभी पीछे कमरे से 2 नौकर आए, जहां मैं अपनी सास के साथ बैठी थी और बातों में बिजी थी। वो आकर मेरी सास से कहने लगे, बड़ी मालकिन, 3 दिन से शेरू ने कुछ नहीं खाया है, बिल्कुल निढाल बैठा है। मेरी सास ये सुनकर कहने लगी, तुझे पता है ना, तेरी काली शक्ल देखकर वो तो एक निवाला भी नहीं लेगा, और जो रानी है ना, वो सब नौकरों में खूबसूरत है, उसी को बोल वही उसे खाना खिलाएगी। खूबसूरती का दीवाना है मेरा शेरू। मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, ये शेरू कौन है? मेरी सास कहने लगी, साहिल का घोड़ा है, वो बस सुंदरता पर ही मरता है। ये सुनकर भी मुझे हैरत हुई थी, क्या जानवर भी हुस्न परस्त होते हैं? मैंने कहा, जानवर को क्या मालूम कि सुंदरता क्या होती है, उसे क्या पता कि खूबसूरत औरत के हाथ से चारा पेट भर के खाया जाता है, और काले नौकर की शक्ल देख ले तो मुंह पीछे फेर लेता है। मेरी सास कहने लगी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने, अब रानी खिलाएगी, देखना तभी खाएगा। ये कहने के बाद हम उस गांव की दूसरी औरतों के बारे में बातें करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद रानी भी आ गई और कहने लगी, मालकिन, आज तो वो मेरे हाथ से भी कुछ नहीं खा रहा। ये सुनकर मेरी सास परेशान हो गई, कहने लगी, अब इस कमबख्त को मैं कहाँ से खूबसूरत लड़कियां ला कर दूँ? जाओ साहिल को फ़ोन करो और उसे बुलाओ, 3 दिन से भूखा है मेरा शेरू, अगर आज भी उसने खाना नहीं खाया तो कहीं बीमार ही ना पड़ जाए। मेरी सास भी काफ़ी चिंतित थीं, शायद उन्हें भी साहिल की तरह घोड़ों में दिलचस्पी थी, पर ना मुझे घोड़े से दिलचस्पी थी और ना ही बातों से, और वैसे भी मैं सुबह की जागी हुई थी, जो कि मेरी आदत के खिलाफ था, इसलिए जल्दी ही मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन अभी मेरी आंख लग ही पाई थी कि साहिल कमरे में आ गया, बड़ा परेशान था। मैंने कहा, अब तुम्हें भी अपने घोड़े की चिंता सता रही है? कहने लगा, बात मामूली नहीं है, 3 दिन से भूखा है, वो तुम्हें याद है ना, 3 दिन पहले वो तुम्हें देख कर ही बिदका था। मैंने कहा, इससे मेरा क्या संबंध? कहने लगा, समझा करो, खाना खाएगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथ से, बड़ा नखरीला घोड़ा है, ये अपनी जिद पर आ जाए तो किसी की नहीं सुनता, चलो ना प्लीज, उसे चारा खिला दो। ये सुनकर तो मेरी नींद एकदम से भागी थी। मैंने कहा, साहिल, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। आपने मुझसे कहा था, इसीलिए मैंने आपका अस्तबल देखने आपके साथ चली गई थी। मुझे घोड़ों से वैसे ही डर लगता है, और आप चारा खिलाने की बात कर रहे हैं। वो कहने लगा, अगर तुमने उसे खाना नहीं खिलाया तो वो मर जाएगा, चलो यार मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम नहीं जानती कि शेरू मेरे लिए क्या है। ये कहकर साहिल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड से उठाकर खींचने लगा। मुझे ना चाहते हुए भी साहिल के साथ अस्तबल में जाना पड़ा। जैसे ही मैं शेरू के कमरे में पहुंची तो वो मुझे देखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा और हिनहिनाने लगा। साहिल कहने लगा, देख लिया इसका जोशो खरोश, कितना खुश है तुम्हें देखकर। ये तो मैं नहीं जानती थी कि घोड़े खुश होते हैं तो किस तरह का इजहार करते हैं। खैर, मैंने डरते डरते हाथ में घोड़े का चारा पकड़ा था। साहिल मेरा हाथ पकड़कर घोड़े के मुंह के करीब ले गया। मैंने फौरन से अपनी आंखें मींच ली थीं, मेरी जान निकल रही थी। वो घोड़ा मेरे हाथ से चारा खा रहा था, और जैसे ही उसकी जबान मेरे हाथ से लगती, मेरा हाथ खुद ब खुद पीछे की तरफ होने लगता। लेकिन साहिल की मजबूत पकड़ ने मेरा हाथ पीछे नहीं किया था। आधे घंटे की ड्यूटी देनी पड़ी थी मुझे। शेर होकर उस घोड़े ने अपना चारा खाया था, और आधे घंटे में मैंने आंखें खोलकर देखा तक नहीं था। वो खाना खा चुका तो साहिल ने मेरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया और धीरे धीरे सहलवाना शुरू कर दिया। कहने लगा, अगर तुम थोड़ा सा इसे प्यार दिखाओगी तो यकीन मानो मेरा शेरू बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा, मुझे घोड़ों से एलर्जी है। आज मैंने तुम्हारी खातिर ये कर लिया, लेकिन मैं आगे से नहीं करूँगी, मुझे डर लगता है। साहिल कहने लगा, ये तुम्हारे हाथों के बगैर अब खाना नहीं खाएगा, इसलिए ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं रोज़ रोज़ अपनी ज़मीनों और अपने काम के सिलसिले में घर पर रुक नहीं सकता। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साहिल मेरी मिन्नत बिनती पर उतर आया था, इसलिए मजबूरन ही सही, लेकिन मुझे उस घोड़े को चारा खिलाने की बात माननी पड़ी। मैं जब उसके पास जाती तो वो हिनहिनाने लगता, लेकिन एक बार उस घोड़े ने एक ऐसी अजीब हरकत की कि मेरा दिल कांप उठा था। जैसे ही मैं उसे चारा खिलाने के बाद उसकी कमर सहलानी शुरू की, मेरे करीब आ गया और अपना शरीर मेरे शरीर के साथ टच करने लगा। मैं जल्दी से पीछे हट गई। वो मेरे पाँव के पास अपना मुंह लाकर मेरे पाँव पर अपनी जबान फेरने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जल्दी से बाहर आ गई।
अब मैं जब भी खाना खिलाती और वापस अपने कमरे में आती तो कई बार अपने हाथ धोती थी या फिर नहाने चली जाती। बार बार मुझे एक झुरझुरी सी आ रही थी। क्या मुसीबत साहिल ने मेरे गले डाल दी थी। एक बार रात को साहिल लेट घर आया था। मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे और इन 2 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था। जैसे ही साहिल कमरे में दाखिल हुआ, लड़खड़ाते हुए कदमों से बेड पर आकर गिरा था और ये देखकर मेरा दिल थमसा गया था। वो शराब पीता था, क्योंकि इस वक्त वो नशे में बिल्कुल धुत था। मैं उसके करीब आई। मैंने कहा, साहिल तुमने शराब पी है? वो कहने लगा, हाँ शराब तो मैं पीता हूँ। मैंने कहा, क्यों पीते हो? कहने लगा, हम जागीरदारों की आदत है। उसने मेरा बाजू पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचा था। मैंने साहिल का उस रात जुनून देखा था। शराब के नशे में सारी इंसानी हदें भूल गया था। ये भी भूल गया था कि मैं एक इंसान हूँ, एक नाजुक सी लड़की हूँ। साहिल जैसे ताकतवर आदमी के नशे में आने वाले जुनून का निशाना नहीं बन सकती थी। सुबह तक मेरी हालत ख़राब हो गई थी। साहिल का नशा टूटा तो अपने नाखूनों की खरोंचें मेरे शरीर और मेरे चेहरे पर देखकर शर्मिंदा हुआ था। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता, मैं फ़ौरन पीछे हुई थी। मुश्किल से हाथ के इशारे से मैंने उस इंसान को अपने करीब आने से रोका था। मैंने कहा, मेरे पास मत आना, तुम इंसान नहीं जानवर हो। तुमने शराब के नशे में मेरे साथ हैवानियत की है। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। सॉरी, आगे से नहीं होगा। मैंने कहा, मैं आगे से यहाँ होंगी तब ना। मैं वापस यहाँ से जा रही हूँ अपने घर वालों के पास। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा गया था। कहने लगा, रूमी क्या हो गया है तुम्हें? मैं उस समय होश में नहीं था और शराब के नशे में इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। मैंने कहा, तो पीते क्यों हो? छोड़ दो। साहिल कहने लगा, बचपन की आदत है, नहीं छोड़ सकता। शादी के 2 महीनों तक पता नहीं मैंने अपने आप को कैसे रोका था, इसलिए शायद रात को कुछ ज़्यादा ही पी गया था। लेकिन देखो, धीरे धीरे कम कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा, तुम मेरे पास नहीं आओगे, मुझे मेरे घर जाना है। वो मेरे हाथ पकड़कर चूमने लगा, मेरे आंसू अपने हाथों से पोंछने लगा, मेरे चेहरे पर मारे गए नाखूनों से रिसने वाले खून को साफ करने लगा। कहने लगा, आई एम सॉरी, आगे कभी नशे में तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और फिर यही हुआ। जिस दिन वो शराब पीता था, मेरे कमरे में नहीं आता था। लेकिन एक बार मुझे बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि मेरी सास ने मुझे बताया था, जब जागीरदार शराब पीते हैं तो उनको औरत ज़रूर चाहिए होती है। ये बात उन्होंने मुझे ऐसे ही नॉर्मली शब्दों में बताई थी, लेकिन मेरा दिमाग तब से ही अजीबोगरीब बातें सोचने लगा था। इसलिए जिस रात साहिल मेरे पास नहीं आया, मैं समझ गई थी कि वो शराब पीकर अलग कमरे में सोया होगा। मैं अपने कमरे से बाहर आई और ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, क्योंकि उस दिन वो ऊपर के कमरे में सोता था। जब मैं ऊपर गई तो मुझे दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं उन आवाज़ों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं उस कमरे तक पहुंची तो मुझे अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बार बार पनाह मांग रही थी कि साहब जी, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ये जुल्म ना करो। साहिल उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मुझे गुस्सा आया कि मैंने किसी गलत आदमी का चुनाव कर लिया है। वो इस काबिल नहीं था कि मैं उससे शादी करती। बेशक मेरा बाप अमीर था, लेकिन हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई थी कि मैं एक अय्याश आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारती। मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। साहिल ने ही खोला था। उसकी आंखें नशे से लाल थीं, लेकिन मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। उसके पीछे बेड पर एक लड़की बैठी हुई थी जो रो रही थी और बिल्कुल बेहाल सी थी। वो फौरन से भागती हुई मेरे पास आई, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, साहिल ने उसे पीछे धकेला था और मुझसे कहने लगा, तुम जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, मैं सो जाऊं और तुम यहाँ दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करते रहो? शर्म नहीं आती तुम्हें, बेगैरत इंसान? मेरी बात सुनकर वो मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं करता, नशे में मुझे औरत चाहिए अपना जुनून निकालने के लिए। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। वो तो सारी मोहब्बत ही भूल गया था जो अब तक मुझसे जताता आ रहा था। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया, उसे पीछे धक्का दिया और उस लड़की से कहा कि तुम जाओ यहाँ से। साहिल नशे में चूर था, इसलिए गिरने से बेहोश हो गया था। वो लड़की मेरा धन्यवाद करते हुए चली गई। वो गांव की ही कोई लड़की थी जिसे साहिल ज़बरदस्ती उठाकर लाया था। इसी लड़की से मुझे पता चला, जब भी जागीरदारों का दिल चाहता है, वो जिस लड़की को चाहें उसे अपनी हबस का निशाना बनाने से बाज नहीं आते। और साहिल भी ऐसा ही था। अगले दिन जब साहिल कमरे में आया तो बहुत गुस्से में था। मुझसे कहने लगा, मेरे मामलों में टांग मत लगाया करो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, आज के बाद तुम दखलंदाजी नहीं करोगी। वो गजबनाक शब्दों में मुझसे कह रहा था। मैंने कहा, तलाक दे दो मुझे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब और रहना नहीं चाहती।
मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो शराब पीता हो और दूसरों की बेटियों और उनकी बहनों की जिंदगियों की और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हो। और शहर जाते ही मैं तुम्हारी कंप्लेंट भी करूंगी, तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसके हाथ से थप्पड़ खाकर मैं भी पागल हो गई थी। मैंने उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हमारा झगड़ा बढ़ गया था। मेरी सास भी आ गई। मेरे ससुर इस समय घर पर नहीं थे, वो शहर गए हुए थे। सारे नौकर भी इकट्ठे हो गए थे और सबके सामने ही साहिल ने मुझे गुस्से में आकर तलाक दे दी। मेरी सास ये सुनकर साहिल पर चिल्लाने लगी कि पागल, ये कोई गांव की छोरी थोड़ी है जो चुप रह जाएगी। उस वक्त तो मेरी सास साहिल को पकड़कर बाहर ले गई और मेरा कमरा बंद कर दिया। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है, इसलिए अपना सामान पैक किया। जैसे ही कमरा खोला तो मैं हैरान रह गई क्योंकि कमरा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा बजाने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो। मैं दरवाज़ा पीट पीट कर थक गई, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। रात हो गई थी, भूखी प्यासी भी थी, लेकिन दरवाज़ा अब तक नहीं खुला था और ना ही साहिल आया था। और फिर रात के न जाने किस समय साहिल और मेरी सास कमरे में आए थे। साहिल को देखकर मैंने नफरत से कहा कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम मुझे अपने मुंह से 3 बार तलाक दे चुके हो, इसलिए अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाओ। मेरी सास कहने लगी, देखो साहिल ने गुस्से में ये सब कहा और हमारे पास इसका हल है। देखो, साहिल को अपनी गलती का एहसास है और वो तुमसे दोबारा शादी करने को तैयार है। मैंने कहा, कौन सी शादी, कैसी शादी? मैं इस आदमी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। मैं तो खुश हूँ कि इसने मुझे तलाक दे दी है। वो कहने लगी, देखो तुम्हारी मर्जी तो चलेगी नहीं, होगा तो वही जो हम चाहते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, क्यों? वो होगा जो तुम चाहते हो, बल्कि वो होगा जो मैं चाहूँगी। वो कहने लगी, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती, हम तुम्हारा हलाला शेरू से करवाएंगे। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। वो कहने लगी, हमारे गांव में तो घोड़े से ही हलाला करवाया जाता है, इसलिए एक रात के लिए तुम्हें शेरू की दुल्हन बनना पड़ेगा और उसके बाद साहिल की। मैंने कहा, मैं किसी भी जाहिल रस्म की भेंट नहीं चढ़ सकती। मेरा फ़ोन मुझे दो, मैं अपने घर वालों से बात करूंगी। लेकिन मेरी सुनता कौन? मैं तो एक ऐसे दलदल में फंस गई थी कि जहाँ से निकल नहीं पा रही थी। उसी रात मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन बनाया गया। मेरी सास ने मुझे मारा भी था और रात को ज़बरदस्ती मुझे उस घोड़े के कमरे में फेंक दिया गया और बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। आज घोड़े की रस्सी भी खुली हुई थी। ये देखकर मैं डर के मारे रोने लगी थी। मैं जानती थी अब मैं मर जाऊंगी। मैं किसी इंसान की हैवानियत बर्दाश्त करने के लायक न थी और फिर ये तो जानवर था। मैं खुद ही उस घोड़े के पास चली गई। मैंने कहा, मुझे मार दो शेरू, मुझे ख़त्म कर दो, मैं मरना चाहती हूँ। मैं किसी जानवर की हवस का निशाना नहीं बन सकती। मैंने सुना है घोड़े वफादार होते हैं, मालिक का खाते हैं तो उसके साथ वफा करते हैं, उसके साथ जफा नहीं करते। मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है। अगर बाकी तुम्हारे अंदर जरा सी भी वफा है तो मुझे उन लोगों से बचा लो। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक मुझे गौर से देखता रहा, फिर अपनी कमर की तरफ इशारा किया। मुझे बैठने के लिए कह रहा था। शायद मेरी बात समझ चुका था। मैं फौरन से उसकी पीठ पर बैठ गई और जोर से उसे पकड़ लिया। वो घोड़ा दरवाजे की तरफ अपना सर जोर जोर से मारकर उसे खोलने लगा। थोड़ी देर में ही लकड़ी का दरवाजा टूट चुका था। बाहर चौकीदार ने उसे देखा तो रोकने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो गुस्से में था और जब वो गुस्से में होता था तो किसी की भी जान ले सकता था। चौकीदार भी डर गया था और इसलिए घोड़े को रास्ता देना पड़ा। अब घोड़ा मुझे लिए दौड़ रहा था, इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर ही न जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद ही हमारे पीछे जीपों के आने की आवाज़ें आई थीं। शायद साहिल और उसके आदमी जीप में बैठकर मेरा पीछा कर रहे थे और फिर हमारे पीछे फायरिंग भी होने लगी। जितनी तेज रफ्तार से शेरू भाग रहा था। अगर मेरा हाथ जरा सा भी उसकी पीठ से छूटता तो मैं ज़मीन पर बुरी तरह गिर जाती और मर जाती। मैं उसे कसकर पकड़े हुए थी। वो गाड़ियाँ हमसे अब बहुत दूर रह गई थीं। वो घोड़ा इस कदर तेज़ी से चल रहा था कि उसकी रफ्तार का मुकाबला गाड़ी भी नहीं कर पाई थी। वो भागते हुए घने जंगलों में घुस गया और वहाँ उस घोड़े को ढूंढना अब मुश्किल था। मैं नहीं जानती थी वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उस घोड़े को अंधेरे में ढूंढना अब नामुमकिन था। इसलिए वो जीप लेकर अपनी वापस चले गए थे। उस घोड़े में वफा थी। सुबह का सूरज निकला तो मैं बस स्टॉप तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी वफा निभाई थी। वो भी भागते भागते हलकान हो गया था। मैं घोड़े से नीचे उतरी और उसकी कमर सहलाने लगी, उसका शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन मेरा हाथ एकदम खून से भर गया। जब मैंने गौर से देखा तो घोड़े को गोलियां लगी हुई थीं। ये देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने उस घोड़े को देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए।
मैं बस स्टॉप तक आ चुकी थी और सिर्फ 3 मिनट ही बस को वहाँ रुकना था। वो घोड़ा मुझे बस की तरफ इशारा करने लगा कि मैं चली जाऊँ। मैं रोते हुए बस में बैठी थी। पहली बार मुझे उस घोड़े से जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसकी वफा पर दिल निछावर करने को चाहा था। बस में बैठकर मैं शहर पहुंची और अपने माँ बाप से सारी बात कही। मेरे पापा की अच्छी खासी पहुंच थी, इसलिए मेरी जान साहिल से छूट गई। मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी करवा दी और अब मैं कनाडा में रहती हूँ। लेकिन अब भी मुझे जब भी शेरू का ख्याल आता है तो मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।